लंच के बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि पाकिस्तान और IMF ने कर्ज प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया है। बिजली और पेट्रोल की सब्सिडी मरहलावार ख़त्म की जाएगी और पाकिस्तान आमदन बढ़ाने के लिए इस्लाहात भी करेगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और IMF ने कर्ज प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया है। बिजली और पेट्रोल की सब्सिडी मरहलावार ख़त्म की जाएगी और पाकिस्तान आमदन बढ़ाने के लिए इस्लाहात भी करेगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की IMF वफ्द से मुलाकात के बाद पाकिस्तान और IMF ने कर्ज प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए का कहना है कि बिजली और पेट्रोल की सब्सिडी मरहला वार खत्म की जाएगी और पाकिस्तान आमदन बढ़ाने के लिए इस्लाहात करेगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कोशिशें की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि पाकिस्तान गरीब तबके को मिलने वाली सब्सिडीज को जारी रखे। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर कोई एतराज नहीं। सेहत कार्ड की सहूलत पर भी IMF ने कोई एतराज नहीं उठाया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दी जा चुकी है। हम लंगर खाने और कारखाने भी फैलाएंगे। डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है। हमें मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि इमरान खान की हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी उसे निभाने के पाबंद हैं। वो कमिटमेंट इमरान खान की नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की है। इस साल टारगेट IMF प्रोग्राम बरकरार रखना और अगले साल आगे बढ़ना है। इस साल टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। गुर्बत में कमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। आपसे वादा किया है कि वो मई के महीने के अंदर जो है वो भेजेंगे अपना डेलीगेशन और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाएगा। स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी तो दे चुके हैं, तो IMF जी खालिद साहब ने ये फरमाया था कि जो हुकूमत का ये ख्याल है कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी रिवर्स करेंगे। इस वक्त मेरा फोकस जो है वो इस साल के अंदर IMF के प्रोग्राम को फुल फॉर IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करना है, अगले साल IMF के प्रोग्राम को चलाना है। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की आवाम से पूछें कि मसला दुनिया में क्या है, पाकिस्तान में तो बोलते हैं महंगाई है, दूसरा मसला क्या है, बेरोजगारी। तो मैं जो है वो दाएं बाएं नहीं देखूंगा, सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई के कम करने की कोशिश करूंगा। अब इस वक्त हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि IMF का प्रोग्राम जेपरडी में पड़ जाए। पाकिस्तान ने सब्सिडीज़ के फौरी खात्मे के लिए इक़दाम करने की हामी भरी है। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से मुज़ाकरात के बाद बयान। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम ने IMF के तौसीही फ़ंड की सहूलत जून 2023 तक बढ़ाने की दरख्वास्त भी की है। ये इम्कान है कि IMF मिशन में इस्लामाबाद का दौरा करेगा। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और पॉलिसी पे बातचीत हुई है। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि गैर फंड शुदा सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लिया जाए। गैर फंड शुदा सब्सिडी का मामला 7वें जायजे से मुताल्लिक मुज़ाकरात में ताख़ीर का बाइस बना। वाशिंगटन में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात के बाद IMF मिशन का मई में इस्लामाबाद के दौरे का इम्कान है। 7वें जायजे की तकमील के लिए पॉलिसीज पे मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दरखास्त की गई है कि तौसीही फंड की सहूलत को जून 2023 तक बढ़ाया जाए। IMF प्रोग्राम की तौसीह से दरपेश चैलेंजेस और प्रोग्राम के अहदाफ को हासिल करने में मदद मिलेगी। बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की, जहां पर नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज के उम्रे पर जाने और वालिद को लंदन में मिलने के गर्ज से पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो कि दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मरीम नवाज का अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ है कि 2019 में नैब ने मुझे चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ्तार किया और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने मेरी ज़मानत मंजूर की और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करें। और मैंने लाहौर हाई कोर्ट के कहने पे मैंने 2019 में मैंने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब मैं उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हूँ और उसके साथ मेरे वालिद जो हैं बीमार हैं, उनकी भी तीमारदारी के लिए जाना चाहती हूँ। लाहौर हाई कोर्ट जो है मुझे मेरा पासपोर्ट वापस करे ताकि मैं उम्रे की सआदत भी हासिल कर सकूँ और जो मेरे वालिद साहब बीमार हैं उनकी भी तीमारदारी कर सकूँ। तो आज जो है लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 11 बजे के करीब जो है मरीम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए।
यहाँ आपको बताया कि इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम केसेस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिनों में करने के फैसले के खिलाफ PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत भी आज होगी। लोअर दिल के ज़िमनी इंतखाबात में असद उमर और इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत आज होने जा रही है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद है। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा, इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम केसेस की समाअत है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट और इसकी मातहत अदालतों में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। सबसे पहले बात करें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिनों में करने के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी। इसके अलावा लोअर दीर के ज़िमनी इंतखाबात में असद उमर और इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। तमाम सियासी जमातों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द करने से मुतल्लिक आमिर महमूद की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस एहतसाब अदालत में ग्रैंड हयात होटल को जमीन की मुंतकली से मुतल्लिक रेफरेंस जो है वो जेर समाअत है। इसके अलावा रुबीना खालिद और दीगर के खिलाफ लोक विरसा इस्लामाबाद के फंड्स में खुर्द बुर्द से मुतल्लिक जो रेफरेंस है वो भी आज उसकी समाअत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी तफसीली अपडेट करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे गैर एलानिया लोड शेडिंग की, जिसने शहर कायद के बासियों को कराची से लेकर पेशावर तक परेशान करके रख दिया है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया, जबकि हुक्काम का ये दावा है कि मुल्क में सिर्फ 5 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। शदीद गर्मी और फिर रोजे, ऊपर से बिजली भी ना हो। मुल्क में बिजली की बंदिश ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। सहरी हो या फिर अफ्तारी, मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की बंदिश भी मामूल बन गई। हुकूमती दावों के बावजूद शदीद गर्मी में रमजानुल मुबारक के दौरान भी लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लोड शेडिंग तो होती है यार, सहरी के टाइम या अफ्तारी के टाइम हो जाती है, परेशानी होती है इससे। जो रोजेदार है उनके रोजे खराब हो रहे हैं और लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। लोड शेडिंग जो है ना हमारे लिए बहुत अजाब बन गई है, खास तौर पे रमजान में। मुल्क में बिजली की मजमूई तलब 20,500 मेगावाट, जबकि शॉर्टफॉल 2,900 मेगावाट तक पहुंच गया है। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 5 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की तलब भी बढ़ गई। लेस्को की बिजली की तलब 4,250 मेगावाट से तजावुज कर गई है। NPCC की जानिब से लेस्को को 3,650 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट से भी बढ़ चुका है। शहरी लोड शेडिंग से परेशान हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे और आवाम की मुश्किलात पर बरहमी का इजहार कर दिया। मई तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी करने का हुक्म भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की सख्त हिदायत की हैं। मुल्क में बिजली की तवील लोड शेडिंग, वजीर आजम का इजहार बरहमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अगले माह तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी का हुक्म दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि आवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती, न खुद चैन से बैठूंगा न किसी को बैठने दूंगा। तेल और गैस का बंदोबस्त होने तक अबूरी इकदाम को बेहतर बनाया जाए। वजीर आजम का कहना था कि इमरान हुकूमत ने हमारे दौर की सस्ती और तेज तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट बंद किए, महंगी और कम बिजली बनाने वाले कारखाने इस्तेमाल किए गए। इस जुल्म की कीमत कौम को हर माह 100 अरब रुपए की शक्ल में अदा करनी पड़ रही है। वजीर आजम का कहना था कि 6 अरब में LNG का जो एक जहाज मिल रहा था वो कौम को 20 अरब में पड़ रहा है। इमरान हुकूमत का ये जुल्म कौम को इस साल 500 अरब से जायद में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे की तबाही करके पाकिस्तान की मईशत दिवालिया करने की साजिश की गई। PTI ने कल मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायज़ा लिया गया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में ये इल्ज़ाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। मुनहरिफ अरकान की असेंबली सीट ख़त्म करने की डिक्लेरेशन भी नहीं जारी की जा रही। तहरीक इंसाफ के तमाम ज़िला तंजीमों को एहतजाज के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं।
سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی اور عمران خان کو نااہل کرنے کی سازش گھڑی جا رہی ہے۔ بھٹو کا نواسہ لندن میں نواز شریف سے 10 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی خیرات لینے گیا تھا۔ 13 جماعتوں کا اتحاد غیر فطری ہے۔ 29 مئی کو عمران خان ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بات کریں، جن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی اور عمران خان کو نااہل کرنے کی سازش گھڑی جا رہی ہے۔ کارکنوں سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ موجودہ حکومت سازش کی پیداوار ہے۔ پاکستان کے عوام نے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا۔ یہ جو سازش کی پیداوار ہے، ان کو پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کا نواسہ لندن میں نواز شریف سے 10 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی خیرات لینے گیا ہے۔ پیپلز پارٹی MQM میں کبھی کوئی قربت تھی؟ راتوں رات ایک کیسے ہو گئے؟ 13 جماعتوں کا اتحاد غیر فطری ہے، ہوا کے ایک جھونکے سے بکھرے گا۔ آج بےنظیر بھٹو کا بیٹا لندن میں نواز شریف سے 10 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی خیرات لینے گیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ پیپلز پارٹی میں اور MQM میں کبھی کوئی قربت تھی؟ بتاؤ، کبھی قربت تھی؟ یہ تو ایک دوسرے کی نفی تھے۔ راتوں رات نہ جانے کیا ہوا۔ یہ جو آپ کو ایک الائنس دکھ رہا ہے 13 جماعتوں کا، یہ غیر فطری الائنس ہے۔ یہ دیر پار، سن لیں، یہ دیر پار نہیں ہے، یہ بکھر جائے گا۔ ہوا کے ایک سیاسی جھونکے سے یہ بکھر جائے گا۔ شاہ محمود نے اعلان کیا کہ 29 مئی کو عمران خان ملتان میں جلسے سے خطاب کریں گے، جبکہ 26 اپریل کو ملتان میں الیکشن کمیشن کے ضلعی دفتر کے سامنے پرامن احتجاج ہوگا۔ میں آج ملتان میں کھڑے ہو کر عمران خان کے ملتان کے جلسے کا اعلان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عید کے بعد 31 مئی کو عمران ملتان میں ہوگا۔ 26 تاریخ پورے پاکستان میں ہر ضلع میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن کا جو ضلعی دفتر ہے اس کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن امتیازی سلوک نہ کرے۔ الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے حساب مانگے۔ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے اور تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے۔ خطاب کے لیے شاہ محمود قریشی کا دولت گیٹ چوک پہنچنے پہ والیانہ استقبال کیا گیا۔ دوسری جانب رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب کی بات کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ کسی صورت غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یہ جھوٹ ہے کہ ختم عدم اعتماد کا ذکر نہیں تھا جب تک تحقیقاتی کمیشن نہیں بنتا، یہ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ خط جعلی ہے اور دفتر خارجہ میں تیار کیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے خود کو ECL سے نکال دیا۔ یہ لوگ قومی سلامتی کی میٹنگ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ کسی صورت بھی جو ہے غلامی اختیار نہیں کرنی جب تک یہ آزاد تحقیقاتی کمیشن نہیں بنتا۔ یہ اس قسم کے جھوٹ بولتے رہیں گے۔ مریم صفدر نے تو باقاعدہ طور کے اوپر اس نے کہا تھا یہ خط سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اور اس خط کو جو ہے وہ فارن آفس کے اندر تیار کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہی ECL سے باہر نکال لیا ہے، شہباز شریف نے کرائم منسٹر بننے کے بعد اپنے آپ کو دیا کہ اپنا جو کیس 16 ارب روپے کا مقصود چپڑاسی کا جو کیس ہے، اس کے افسر کو ڈاکٹر رضوان کو جبری چھٹی پہ بھیجا۔ یہ جو قومی سلامتی کونسل کی جو میٹنگ ہے، یہ قومی سلامتی کونسل کو متنازع بنانے کے مترادف ہے۔ راولپنڈی سے اہم خبر دیں آپ کو، ہزارہ کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 45 سالہ فتح گل کے نام سے ہوئی ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر حکیم، بتائے گا فائرنگ کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ دیکھیں شمیلہ، اس حوالے سے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص وہاں سے پیدل گزر رہا تھا۔ اسی اثناء میں 2 نامعلوم ملزمان آئے موٹر سائیکل پر، جنہوں نے اسے روک کر اس پر گولیاں برسائیں۔ گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر یہ واقعہ جو ہے وہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے۔
نامعلوم ملزمان جو موقع سے فرار ہوئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے علاقہ کی ناکہ بندی کی گئی ہے اور پولیس کی ٹیمیں جو ہیں ان کی سرچ میں مصروف ہیں. لاش کو اب سے تھوڑی دیر قبل اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اس کی شناخت 45 سالہ فتح گل کے نام سے ہوئی ہے اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جو مقتول شخص ہے اس کا تعلق KPK کے علاقہ سے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر حکیم تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے. رخ کریں گے ملتان کا، جہاں پر انتظامیہ کے دعووں کے باوجود شہر کے بیشتر پارکوں کی حالت زار میں بہتری نہیں آ سکی. ڈبل پھاٹک پارک میں گندگی اور کوڑا کرکٹ کے انبار لگے ہیں جبکہ جھولے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. ڈبل پھاٹک چوک کا پارک میں موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر عظیم، ان سے مزید جانیں گے. یاسر اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ملتان میں PH حکام کے تمام تر دعووں کے باوجود شہر کے بیشتر پارکوں کی حالت ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکی. اگر بات کی تو شہر کے مختلف ایسے پارک ہیں جہاں پہ صرف PH حکام کے توجہ کے باعث گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو شہری جانے سے کتراتے ہیں. اس طرح اگر بات کی سے موجود ہے ملتان کے پارک ڈبل پھاٹک چوک پہ، جہاں پہ صورتحال ہے کہ ہر طرف گندگی ہے، کوڑا کرکٹ جمع ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو شہری صبح سویرے کے ٹائم واک کرنے آتے ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر بات کی ہے تو یہاں پہ جو سیکورٹی کے بھی خاطر خواہ انتظامات نہ ہونے سے شہریوں کا بھی پریشانی کا سامنا ہے. یہی صورتحال برقرار ہے. مختلف جگہوں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پانی جمع ہے، جبکہ جو جھولے ہیں بچوں کے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. جو بچے یہاں کھیلنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جھولنے بالکل ٹوٹ کے شکار ہو کے رہ گئے، جنہیں نہ مرمت کیا جا رہا ہے نہ نئے لگائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو شہریوں کا یہ کہنا ہے، یہاں کے جو علاقوں کا یہ کہنا ہے کہ پورے علاقے میں یہ واحد پارک ہے جہاں پہ وہ صبح کے ٹائم واک کے لیے آتے ہیں. لیکن صورتحال ہے کہ یہاں کی جو حالت خراب ہونے کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، کوڑا کرکٹ کی وجہ سے، گندے پانی کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر حالت کی پارک کے کو بہتر بنایا تاکہ یہاں پہ جو مشکلات ہیں یہاں کے جو مکینوں کو، شہریوں کو، وہ ختم ہو سکیں. جی شکریہ یاسر عظیم. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے صدر مملکت سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کالعدم قرار دینے کی سفارش کر دی. کہا عثمان بزدار کا استعفیٰ متنازع ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا. ووٹنگ ریکارڈ ٹیمپرڈ اور اراکین اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا گیا ہے. گورنر پنجاب نے تحفظات پر مبنی رپورٹ صدر مملکت کو ارسال کر دی. گورنر پنجاب عمر چیمہ کی جانب سے صدر پاکستان کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے ہونے والی بے قاعدگیوں پر 6 صفحات پر مشتمل رپورٹ ارسال کر کے رہنمائی کی درخواست کی گئی ہے. گورنر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی ووٹنگ کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے، جبکہ ایوان کے رول کے خلاف ایوان میں پولیس کو طلب کیا گیا. پولیس کو خلاف رولز ایوان میں داخل کیا گیا. ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا گیا. گورنر پنجاب کی رپورٹ کے متن کے مطابق ووٹنگ آئین کے 2 شیڈول کے منافی طریقہ کار اختیار کر کے کروائی گئی. رولز 21 رولز آف بزنس کے مطابق اسپیکر نے نتائج سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. گورنر کا وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل سے مطمئن ہونا ضروری ہے. رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے. دوسری جانب عثمان بزدار کا استعفیٰ گورنر ہاؤس کو موصول ہی نہیں ہوا تو اسے کیسے منظور کیا جا سکتا ہے. رپورٹ میں صدر پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تجویز کریں کہ گورنر کو کیا اقدامات کرنے چاہیے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ کرنا ہے تو شوق سے کریں، کیونکہ چندہ مانگنا اور سڑکیں ناپنا ہی تو ان کو آتا ہے. ہماری گارنٹی ہے کہ عمران نیازی پر جھوٹے کیسز نہیں بنائیں گے. توشہ خانہ میں آنے والے تحفے قوموں کی عزت ہوتے ہیں، جسے عمران خان نے اتوار بازاروں میں بیچ دیا. ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احسن اقبال نے سازش اور مداخلت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو بھارت اسے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتا ہے. جب کوئی ملک دوسرے ملک کا امن، معیشت اور سیاست پر حملہ کرے تو سازش تصور کی جاتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان دشمن کے ایجنڈے پر چل کر غیر آئینی کام کر رہے ہیں. کبھی پاکستان کے کلیدی مفادات سے ٹکراتے ہیں، کبھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نشانے پہ لیتے ہیں، اور کبھی ملک کی داخلی سلامتی اور استحکام کو نشانے پہ لیتے ہیں. عمران خان صرف اپنی ناکام سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے وہ مسلسل پاکستان کے مفادات سے کھیل رہا ہے. بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم پر بیان جاری کرتے ہیں
تو भारत की हुकूमत उसे अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार देती है। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान खुद को बहादुर कहता है और अमेरिका जैसी सुपर पावर को ललकारता है। अब जरा हिम्मत करे और बताए कि गलती किसने की थी। उनका कहना था कि इमरान खान आज कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, तो ये तोहफे अवाम को मिले हैं जिन्हें नियाजी खान ने मार्केट में बेच दिया है। 75 साल में ये मिसाल नहीं है कि पाकिस्तान के किसी सरबराह मुमलिकत ने बैरूनी तोहफों को इस तरह उनका जुमा बाजार लगाया हो या उनका इतवार बाजार लगाया हो और बाजार में जाके उनको बेचा हो। कप्तान बड़ा बहादुर है, अमेरिका को ललकार मार रहा है, तो फिर उनका नाम भी ले दे कि जिनसे गलती हुई है। उधर क्यों भाव इख्तियार कर लेता है? जब इतना बहादुर है कप्तान डर गए असल में। एहसन इकबाल का कहना था कि यूरोप, अमेरिका और खलीजी ममालिक हमारी मईशत के सतून हैं। मालूम नहीं इमरान खान के दुश्मन के एजेंडे पर चलकर हर चीज नाकाम सियासत पर कुर्बान करने पर तुला हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ शहीद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। वफाकी वजीर बनने के बाद एहसन इकबाल का नारोवाल पहुंचने पर फूलों से इस्तकबाल किया गया। नून लीगी कारकुनान एहसन इकबाल के हमरा रैली की शक्ल में हल्के में पहुंचे और ढोल की थाप पर रक्स किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बर वक्त उम्मीदवारों का चुनाव करके उन्हें इंतखाबी मुहिम शुरू करने की इजाज़त दे दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। सेक्रेटरी इत्तलाआत फैसल करीम कुंडी ने कहा, जनवरी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले की रोशनी में उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। CEC में फैसला हुआ था कि बर वक्त उम्मीदवारों का चुनाव करके उन्हें इंतखाबी मुहिम शुरू करने की इजाज़त दे दी जाएगी। तमाम जो है ख्वाहिशमंद कैंडिडेट से जो है दरख्वास्तें तलब की हैं। तमाम ख्वाहिशमंद कैंडिडेट से ये अपील की जाती है कि वो 30 अप्रैल तक अपनी दरख्वास्तें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर के नाम पे जो है वो या कराची बिलावल हाउस कराची भेजें या इस्लामाबाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भेजें। फैसल करीम कुंडी के मुताबिक पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद अपनी दरख्वास्तें 30 अप्रैल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर के नाम भिजवाएं। दरख्वास्तें बिलावल हाउस कराची या इस्लामाबाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में भिजवाई जाएं। MNA के लिए 40,000 रुपए और MPA के लिए 30,000 रुपए का ड्राफ्ट दरख्वास्त के साथ जमा कराया जाए। उनसे अपील की जाती है कि दरख्वास्त के साथ जो है कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए 40,000 रुपए का ड्राफ्ट और सूबाई असम्बली के कैंडिडेट के लिए जो है वो 30,000 रुपए का ड्राफ्ट उसके साथ मुंसलिक करके जो है 30 अप्रैल तक जो है वो भेजें ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो के ऊपर काम शुरू करे। फैसल करीम कुंडी का कहना था 30 अप्रैल के बाद मुतलका कमेटी इस हवाले से फैसले करेगी और पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स के नाम फाइनल करेगी। बात करेंगे कुछ मौसम की, तो मुल्क के बेशतर शहरों की तरह कराची में भी गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं चलने से शहर का मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। गर्मी की शिद्दत कम महसूस की जा रही है। शहर का पारा ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमजा गिलानी से, जो कि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद है। हमजा गिलानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज शहर कायद का दर्जा हरारत काफ़ी बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। तमाम इस वक्त जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है उसकी जो शिद्दत है गर्मी की वो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि महकमा मौसमियात ने ज़्यादा गर्मी ना पड़ने का अंदिया दे दिया है। माह सयाम का आखिरी अशरा है। रोज़ेदारों के लिए ये खुशखबरी है कि इस वक्त शहर कायद का जो मौसम है वो इतना गर्म नहीं है। गर्मी की शिद्दत जो है वो इतनी महसूस नहीं होगी। हवा में जो नमी का तनासुब है वो कम है, जिसकी वजह से जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है वो फिर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो सेकंड हाफ में 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। उसके बाद जो है दर्जा हरारत 26, 27 और 28 पे आने के इम्कान हैं। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि शहर कायद में इस वक्त हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होगी। ओवरऑल कराची का जो वेदर है वो बेहतर है, इतनी ज़्यादा शिद्दत। बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर का दौरा। ब्रीफिंग के दौरान इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतज़ामिया और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 2 रोज़ में अस्पताल मुकम्मल फ़ाल करने के लिए जायज़ा लेकर ब्रीफिंग देने का हुक्म दे दिया।
वज़ीर-ए-आज़म ने PKLI में स्पेशल ट्रीटमेंट यूनिट का दौरा किया, जहां उन्हें जदीद इलाज की सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मैं आपकी ब्रीफिंग से मुतमिन नहीं हूं। अस्पताल में 20 ऑपरेशन यूनिट थे, 14 क्यों बंद हैं? मैंने इस अस्पताल के करोड़ों रुपए बचाए। बताया जाए यहाँ सहूलियात का क्यों फुकदाम हुआ? 20 यूनिट्स हैं ऑपरेटिंग, जो ऑपरेशन थिएटर्स कह रहे हैं, उनमें से सिर्फ अभी जो मुझे बताया गया कि 6 काम ऑपरेशनल हैं और 14 ऑपरेशन नहीं है। जिनके लिए अस्पताल बनाया गया था खाली पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के हर सूबे से जहाँ से भी पाकिस्तानी आएगा, अगर वो वसाइल नहीं हैं, कोई गरीब है, मफलूकुल हाल है, यतीम है, बेवा है, उसका यहाँ पर फ्री इलाज होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मुखय्यर शख्सियत के जरिए इस अस्पताल के लिए मशीनरी मंगवाई। गरीबों का इलाज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने चीफ सेक्रेटरी को हदायत की कि मुझे 2 दिन में इस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए। कैमरामैन हारून अहमद के साथ सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। ग्रेड 15 तक सरकारी मुलाजमतों में मकामी लोगों का हक बनता है। मकामी अफराद के सरकारी मुलाजमतों के कोटे के लिए कोशिशें करेंगे। रहनुमा MKM और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीरुल हक का तकरीब से खिताब, कहा उम्मीद है कि सिंध हुकूमत वादे पूरे करेगी। लेकिन इस शहर में जो भी चीज़ होगी, जो सरकारी दफातर होंगे 1 से लेकर 15 तक, इस शहर का मकामी बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। इस बात को भी मंजूर कराया गया। तो मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान ने जो आपकी सोच थी उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्किंग रिलेशन बन गई है। वर्किंग रिलेशन में एतमाद में इजाफा हो रहा है। आप देखेंगे 30 अप्रैल तक अगर ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट असेंबली से पास हो जाता है, आपके एतमाद में और इजाफा होगा। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई 2 हफ्तों से मुसलसल कम हो रही है, लेकिन मार्केट में अशाए ज़रूरिया की कीमतों में बदस्तूर इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों ने भी महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए हैं। देखिए इस्लामाबाद से राहिल हसन की खुसूसी रिपोर्ट। नई हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई मुसलसल गिरावट का शिकार है, लेकिन बाजारों में हालात बदस्तूर जूं के तूं हैं। रमजान बाजारों में आए शहरियों ने हुकूमती दावों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत आटे और चीनी के अलावा दीगर अशिया की कीमतों में कमी के लिए ठोस इकदाम करे। पिछले हफ्ते की निस्बत प्याज जो है वो महंगा हुआ है, ठीक है, फ्रूट बहुत महंगा है, एक गरीब बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो रेट पे वाले थे वही आज भी हैं। स्टोर पे आप जाएं, यूटिलिटी स्टोर पे आपको चीज़ें मिलती ही नहीं। रमज़ान पैकेज का जब पूछें किसी तो रमज़ान पैकेज यहाँ मिला ही नहीं है। मुल्क में तूफानी महंगाई के बाइस न सिर्फ गरीब बेहाल है, बल्कि मुतवस्सित तबका भी महंगाई से शदीद मुतासिर हुआ है। हुकूमत तब्दील हुई, लेकिन उसके बावजूद रमजानुल मुबारक में भी शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। माह रमज़ान का तीसरा शाह शुरू होते ही ईद की तैयारियां भी शुरू हो गईं। लोगों ने ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटों का रुख कर लिया है। लोग ईद के लिए नए मलबूसात, ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी में मसरूफ़ हो गए हैं। माह रमजान के तीसरे अशरे के आगाज से बाजारों की रौनकें बहाल हो गईं। शहरियों ने ईद की तैयारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। ख्वातीन और बच्चे भी खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी को नए कपड़े चाहिए तो किसी को नए जूते खरीदने हैं। शहरी ईद की खरीदारी कर रहे हैं और महंगाई का शिकवा भी कर रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत जहां अशिया खुर्दो नोश में कमी कर रही है, वहीं महंगाई को कंट्रोल करे और 50% कम रेट पर चीजें मुहैया करे, ताकि ईद का मजा दोबाला हो जाए। हुकूमत कामयाब रहे और हुकूमत कामयाबी और महंगाई पे कंट्रोल हो। एक पैंट शर्ट लिया, नीचे शूज़ ही लिए हैं। इसके अलावा आगे आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कोई सूट वगैरह, कोई कॉटन में सूट लेते हैं, शॉपिंग करते हैं। बहुत महंगाई है खान साहब के जाने के बाद। खान साहब के तो पहले भी महंगाई थी, लेकिन अभी भी उससे बहुत ज्यादा हुई। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती सतह पर अवाम को अमली तौर पर रिलीफ देने की जरूरत है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 30% रियायत देने का ऐलान कर दिया है, जबकि मुल्क के मुतअद्दिद शहरों से ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी फैसला किया गया है। इंतज़ामिया ने ईद के दिनों में रेलवे बुकिंग सेंटर्स को खुला रखने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान रेल ख्वाजा साद रफीक ने ईद के 2 रोज के लिए मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 30% रियायत देने का ऐलान किया है। इस रियायत से ऐसे मुसाफिरों की बड़ी तादाद फायदा उठा सकेगी जो ईद के मौके पर अपने आबाई इलाकों में अपने प्यारों से ईद मिलने जाएंगे।
दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे ने ईद पर ट्रेनों में मुसाफिरों के रश के पेश नजर ईद स्पेशल ट्रेनें भी चलाने का फैसला किया है, जो ईद से कबल चलाई जाएंगी। इसमें लाहौर से कराची, कराची से लाहौर और कोयटा से लाहौर और कराची समेत दीगर रूट पर चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे की इंतजामिया ने ईद के दिनों में भी रेलवे बुकिंग सेंटरों को खुला रखने का फैसला किया है, जबकि ईद के दिनों में ट्रेनों के बर वक्त मंजिल मकसूद पर पहुंचने को यकीनी बनाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के गलत इस्तेमाल का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, मन घड़त कहानी भारत की दानिस्ता मसमूम मुहिम का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार का ये कहना था कि भारत पाकिस्तान के करतारपुर राहदारी के इक़दाम को नुकसान पहुँचाना चाहता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मन घड़त कहानी भारत के दानिस्ता मसमूम मुहिम का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ को अव्वलीन तरजीह देता है। पाकिस्तान में हर कम्युनिटी के मजहबी मकामात के तक़द्दुस को यकीनी बनाया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मनाया गया। रियासती दारुल हुकूमत समेत तमाम अज़ला में भारतीय मुखालिफ रैलियाँ निकाली गईं। आलमी बरादरी से इंसाफ का मुतालबा भी किया गया। मोहम्मद इकबाल मीर की रिपोर्ट। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की अपील पर यौम स्याह मनाया गया। रियासती दारुल मुज़फ्फराबाद में यौम स्याह के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने आज़ादी के हक में और भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज किया। रैली में वज़ीर हुकूमत ख्वाजा फारूक अहमद व दीगर ने कहा कि नरेंद्र मोदी बेगुनाह कश्मीरियों का कातिल है। अगर हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं तो इससे सवाब राय कराए। कश्मीरी सब ये कहते हैं कि हमें हमारा आगे खुद राजी दो। अगर हिंदुस्तान को ये यकीन है, ये एतमाद है, उसने इन 72-73 सालों में कश्मीरियों के दिल जीत लिए, तो आए वो वहाँ पे सवाब राय करा ले। कौम की निगरानी जो फैसला आएगा हम कश्मीरी कबूल करेंगे। भारत की तरफ से खास तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मुजालम ढाए जा रहे हैं, उस पर पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त चुप करके बैठी हुई है। हमारा अक़वाम आलम से ये मुतालबा है कि वो कश्मीर इशू के ऊपर बात करे। मुजफ्फराबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया गया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे ताकि खित्ता में अमन कायम हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इकबाल मीर, न्यूज़ 1 मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम सरापा एहतजाज। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, वादी नीलम समेत तमाम रियासती ज़िले हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, रैलियाँ निकाली गईं और यौम स्याह मनाया गया। शुरका ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद के खिलाफ आजाद कश्मीर में आवाम सड़कों पर आ गए। शहर शहर एहतजाज और रैलियां। आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम रुकवाने का मुतालबा। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों ने बुरहान वानी चौक से रैली निकाली। शुरका ने भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी मोदी की श्रीनगर आमद के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। जिला कचहरी से निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रावलाकोट में भी कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। स्याह झंडे और बैनर उठाए शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से कचहरी चौक तक रैली निकाली। वादी नीलम में कश्मीरियों की बड़ी तादाद मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर के खिलाफ सड़कों पर आ गई। 8 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जिला भिम्बर की तहसील समाहनी में भी मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया और रैली निकाली। मुजाहरों और रैलियों में सियासी रहनुमाओं, ताजिरों, वकला, सहाफियों, तलबा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए। दाएं बाजू की उम्मीदवार मैरिन ले पेन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फ्रांस में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग सुबह से किसी वक्फे के बगैर रात 8 बजे तक जारी रही। 48% वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने 57.8% वोट हासिल किए, जबकि इनकी हरीफ दाएं बाजू की उम्मीदवार मैरीन ली पेन 42.6% वोट हासिल कर सकी। उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन से तकरीबन 10% कम वोट हासिल किए। कामयाबी के बाद सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वो उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया।
उनकी कामयाबी से यूरोप मजबूत होगा। आपने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। आए सब मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करें। सदर मैक्रोन यूरोपीय यूनियन की मजबूती और इस्तेहकाम के हामी हैं, जबकि दाएं बाजू के उम्मीदवार मैरीन ले पेन फ्रांस का यूरोपीय यूनियन से इखराज चाहती हैं।